जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे जो वीडियो बना रहे हैं, ये लास्ट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके जो प्रशासनिक और विधायी, यानी कि गवर्नर जनरल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लेजिस्लेटिव पावर थी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, उसमें 6 मेंबर और जोड़ दिए गए, 6 मेंबर और ऐड कर दिए गए। ठीक है, अब ये जो 6 मेंबर थे, इनको विधान पार्षद कहा जाता था, विधान पार्षद कहा जाता था, लेजिस्लेटिव काउंसलर सॉरी। ठीक है, अब ये 6 मेंबर प्लस इसके अलावा पहले से थे टोटल 6 गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और 4 उसके मेंबर, इन सबको मिला के जो टोटल मेंबर हो गए हैं विधान परिषद में, अब हो गए 12। ठीक है, अभी टोटल मेंबर्स हम लोग देखे थे, टोटल मेंबर कौन कौन लोग थे, कौन कौन इस 12 मेंबर में थे। तो देखिए, इन 12 मेंबर में जो थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, ठीक है, 4 गवर्नर जनरल के मेंबर, जो परिषद के जो मेंबर थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक रेगुलर जज, ठीक है, टोटल हो गए 1 2 4 2 6 6 2 8, और 4 जो थे ये बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा, इन 4 जगहों के प्रतिनिधि थे। अब टोटल ये 12 मेंबर आ गए, 6 पहले से और 6 नए मेंबर जोड़े गए, विधान पार्षद कहलाए थे। इन सबको मिला के एक काउंसिल बनी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अब उसमें टोटल हो गए 12 मेंबर, जिसे कहा गया गवर्नर जनरल की काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल। और यही जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इसी को कहा गया भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद। और यही एक छोटी संसद के रूप में काम करना यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं तो और कुछ चेंजेस हुए थे 1853 के चार्टर एक्ट में। जो चेंजेस हुए थे उसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुई थी कि जो बंगाल था, बंगाल के लिए अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया, बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया। और इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि जो कंपनी के जो चीज़ों को, उनके प्रशासनिक और उनके चीज़ों को जो देखते थे, वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे, आपको पता होगा इसके पहले 24 मेंबर थे, 24 से घटा के 18 कर दिया गया। इन मेंबर की संख्या 24 से घटा के 18 कर दिया गया। और इन 18 में से जो 6 मेंबर थे, इन 6 मेंबर का चयन जो था वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से होने लगा, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से होने लगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग चेंजेस देखते हैं। इसके अलावा और क्या हुआ था 1853 के
चार्टर एक्ट के अंतर्गत। तो इसके अलावा और हम लोग देखते हैं तो इसके पहले वाले में 1833 वाले में हमने बताया था कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 3 मेंबर थे, फिर प्लस एक चौथा मेंबर जोड़ा गया जो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, जो मैकाले सबसे पहले जो विधि विशेषज्ञ के रूप में आए थे, वो जो विधि विशेषज्ञ था उसको परमानेंट कर दिया गया। जो विधि विशेषज्ञ था, ये जो मेंबर था विधि विशेषज्ञ चौथा मेंबर, इसको अब परमानेंट कर दिया गया, मतलब ये हमेशा के लिए इसको मतलब मेंबर बना दिया गया। जैसे वो 3 मेंबर होते थे वैसे ही अब एक परमानेंट मेंबर हो गया। इसके अलावा कि कल वाले वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी थी, वो था कि 1833 के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत में पहली बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे वो सिविल सर्विसेज की स्टार्ट किया गया। मतलब ये कहा गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी होंगे उनकी भर्ती सिविल सर्विसेज के अंतर्गत की जाएगी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी उसने इसका विरोध किया तो इस बात को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 1853 में क्या कहा गया कि 1853 में कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया। सिविल सर्विस का यहीं से शुरुआत होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का यहीं से शुरुआत होता है चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। इसके अलावा 1854 में एक आयोग बनी थी मैकाले के अंतर्गत। मैकाले के अंतर्गत जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में बनी थी, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होने वाले थे उसके लिए एक आयोग बनी थी मैकाले के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, वो कोई भी लॉ अगर बनाएगी तो वो बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के वो कोई लॉ नहीं बना सकती। अगर मान लीजिए कोई लॉ बन गया तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर था, वो उसको वीटो कर सकता था, ठीक है। तो ये जो थे चार्टर एक्ट 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद सरकार बदलने, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है वो बदलने वाला है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है क्राउन के हाथ में जाएगा, महारानी के हाथ में जाएगा। तो इसके बाद क्या चेंजेस होते हैं उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लिए तब तक के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, BN सिंह क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।